सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चा लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का अपने इस चैनल के ऊपर। सो बच्चे लोग, ये वीडियो है मेरे CUET वाले बच्चों के लिए जो मेरे साथ कर रहे हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs कवर अप। सो बच्चों, ऑलरेडी हम लोग चैप्टर नंबर 1 और 2 के MCQs देख चुके हैं और आई होप कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहे होंगे। सो बच्चे, आज हम लोग करने वाले हैं 3 चैप्टर्स को कवर, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका जो CUET का एग्जाम है वो जस्ट आने ही वाला है, तो हमें फटाफट चैप्टर्स को कवर अप करना है। सो आज हम करेंगे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 द बिजनेस एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग एंड चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। तो चलिए देखते हैं फटाफट से कि आखिरकार इन तीनों चैप्टर्स में से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिसको हमें प्रिपेयर करना है। First question, which of the following is not a characteristic of business environment? Option है uncertainty, interdependence, stability and complexity. Option क्या है? Stability. ठीक है? C. Next, it is one of the component of general force of business environment. इसका आंसर देने से पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि कितने तरीके के फोर्सेस होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में? 2 होते हैं। कौन कौन से? स्पेसिफिक एंड जनरल। कौन सा फोर्स हमारे बिजनेस को डे टू डे वर्किंग में अफेक्ट करता है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं वो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को। लेकिन जो जनरल फोर्सेस होते हैं वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ठीक है? सो ऑप्शंस है हमारे पास इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट एंड कंपिटिटर्स। गवर्नमेंट। देखो, यहां पर हो सकता है कि कंफ्यूजन गवर्नमेंट से भी अराइज हो कि गवर्नमेंट भी डायरेक्टली अफेक्ट कर सकती है, बट जब ऑप्शन ऐसे हो जैसे कि इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है बिजनेस में तो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। सप्लायर हमें रॉ मटेरियल दे रहा है, उधार पर दे सकता है, कैश में भी दे सकता है, तो वो भी अफेक्ट करेगा। गवर्नमेंट ना हम पॉलिटिकल डायमेंशन से यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, और जितने भी हमारे डायमेंशंस हैं, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, ये सारे जनरल फोर्सेस का पार्टी होते हैं। ठीक है? कंपिटिटर्स, कंपटीशन बढ़ गया तो डायरेक्टली अफेक्ट होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर गवर्नमेंट को लेके चल रहे हैं जनरल फोर्सेस में। ठीक है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक फोर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। स्पेसिफिक, इन्वेस्टर, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट और पॉलिटिकल। यस, करेक्ट ऑप्शन इज ए इन्वेस्टर। अभी तो इजी इजी से क्वेश्चन लग रहे हैं। Next, which of the following represents the economic environment? Number 1, change in government policy, expectation of society, change in exchange rate, legislation passed by the government. देखो, जो पहला ऑप्शन है चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी सोशल एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी ऑप्शन आपने बता दिया कि वो एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है, क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा। लेजिस्लेशंस पास्ड बाय द गवर्नमेंट, ये लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है। ठीक है? सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द सोशल एनवायरनमेंट, यानी कि सोसाइटी के बारे में ढूंढेंगे। सो करेंसी इन सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी, कौन सा होगा ये एनवायरनमेंट? ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये लीगल एनवायरनमेंट है। चेंज इन एक्सचेंज रेट, अभी पता चला कि ये कौन सा है? इकोनॉमिक है। सो कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली, ये सोशल है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, under which environmental effect were IBM and Coca-Cola forced to leave the India? पहला है पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक और सोशल। ऐसा कौन सा एक्ट पास हुआ जिसकी वजह से आप कह रहे हो कि उनको बाहर निकाल दिया गया? ठीक है? ये एक पॉलिटिकल डिसीजन था, तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। द एंड ऑफ लाइसेंस परमिट कोटा राज रेफर्स टू, यानी कि जो लाइसेंसिंग सिस्टम था, लाइसेंसिंग राज था, ये किसके आ जाने की वजह से गायब हो गया? ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट। यस, देखो, लिबरलाइजेशन कहता है फ्रीडम के बारे में, वो फ्रीडम को कहता है कि जहां पर हमें फ्रीडम देनी है, तो लाइसेंसिंग सिस्टम जो हटाया गया था वो लिबरलाइजेशन, यानी कि आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के टाइम पे हटाया गया था। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट,
The ability of Indian business to attract the foreign capital and technology is an example of liberalization, privatization, globalization or disinvestment. बाहर के लोगों को हम कह रहे हैं कि आओ हमारे यहाँ पैसा लगाओ, अपनी टेक्नोलॉजी दिखाओ। बाहर के लोग कैसे एंटर हो पाए हमारे यहाँ पे? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। What percentage of money came back into the financial system? What percentage of money came back into the financial system due to demonetization? Demonetization की वजह से कितना पैसा हमारे यहाँ पर वापस आ गया था, यानी कि कितना लोगों ने छुपा रखा था? 75, 86, 95, 99। सो करेक्ट ऑप्शन है 86%। ठीक है, नेक्स्ट। Why there is a loss of budgetary support to the public sector by the central government? क्यों हमें ये देखने को मिला कि जो पब्लिक सेक्टर को सपोर्ट मिल रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बजट के अंदर, उसमें कमी आ गई थी? तो उसका रीजन क्या था? पहला है टू मेक देम compete with the private sector, to make public sector enterprise more efficient and self-reliant, lack of funds due to the economic crisis, or to provide the market orientation. ये आपका क्वेश्चन है किसका? इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। क्लास 12th में आपका ये टॉपिक डिलीटेड था, लेकिन अभी जब हमने डिलीटेड पोर्शन कवर अप किए तो हमने उसके अंदर पढ़ा है इसके बारे में। ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट था हमारा, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर, जिसके अंदर हम ये चाहते थे कि पब्लिक सेक्टर खुद में आत्मनिर्भर बने। भाई वो हमारे ऊपर क्यों डिपेंड है? पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को मदद कर रहे हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को हमने अब तक अपना रोल प्ले करने दिया नहीं, तो हमने इसीलिए प्राइवेटाइजेशन करके उनको रोल बढ़ाने को कहा था। लेकिन कम से कम हमारा जो पब्लिक सेक्टर है वो तो स्ट्रांग बने। तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा आपको इसके साथ फिट बैठता हुआ नजर आ रहा है? भाई हम कंपीट तो नहीं करना चाहते थे प्राइवेट सेक्टर के साथ, हमें तो उनको साथ लेके चलना था, उनके साथ कंपीट नहीं करना था। फंड की कोई कमी नहीं थी, कोई ऐसे फंड की कमी नहीं थी गवर्नमेंट के पास। मार्केट ओरिएंटेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, टू मेक द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज मोर एफिशिएंट एंड सेल्फ रिलायंट। ठीक, व्हाट इज मेंट बाय द मार्केट ओरिएंटेशन? दो तरीके के ओरिएंटेशंस मैंने आपको पढ़ाए हैं, प्रोडक्ट और मार्केट। प्रोडक्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? जहां पर पहले प्रोडक्ट आता है फिर हम उसको खरीदते हैं, यानी कि डिमांड करते हैं, यानी कि पहले यहाँ पे प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस है। लेकिन मार्केट ओरिएंटेशन क्या कहता है कि पहले हम मार्केट को स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, कस्टमर की प्रेफरेंस देखेंगे, तब उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट बनाया जाएगा। तो अब जरा ऑप्शन पढ़ते हैं। टू मेक द फर्म compete with प्राइवेट सेक्टर, द फर्म प्रोड्यूस गुड्स फर्स्ट देन गो टू द मार्केट टू सेल, यानी कि पहले वो गुड्स बनाते हैं फिर मार्केट में बेचने के लिए निकालते हैं। The firm study and analyze the market, then produce the goods accordingly. या पहले मार्केट को स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर गुड्स बनाते हैं। और टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज टू द फर्म। क्या होता है मार्केट ओरिएंटेशन? यस, कि पहले मार्केट को स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बाद गुड्स बेचते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास एक केस स्टडी है। केस स्टडी लंबी चौड़ी है, तो पहले देख लेते हैं किस चीज के बारे में है। पहले जब भी केस स्टडी हम पढ़ते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आप ये देख लो कि ऑप्शंस क्या है, मतलब किस चीज को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक के बारे में पूछा जा रहा है। तो जब मैंने नीचे देखा तो लिखा है आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, और फीचर्स में से भी मुझे कौन से सिलेक्ट करना है? रिलेटिविटी, डायनामिक, अनसर्टेनिटी और इंटर रिलेटेडनेस, इसके ऊपर हमें फोकस करना है। सो क्वेश्चन है, any kind of external devices like compact disk for computers have become obsolete. Google with its Google Drive service, Apple with its iCloud offering enables the user to store the documents, photos, music and movies on web-based services. So identify the feature of business environment. कौन सा है? Relativity, dynamic, uncertainty और interrelatedness. अब आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप दो चीजों में कंफ्यूज होना चाहिए आपको कि देखो चेंज आया एक, हमारा एक्सटर्नल डिवाइस जो हम पहले सीडी वीडी इस्तेमाल करते थे अब इसको कोई इस्तेमाल नहीं करता, अब हमारे पास गूगल ड्राइव है या आई क्लाउड है। तो यहाँ पर ये जो पुरानी चीज गई और नई चीज आई तो कुछ आप चेंज देख रहे हो, है ना।
तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में डायनामिक आया, पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। कल को एक नया डिवाइस आ सकता है कि ये गूगल ड्राइव ड्राइव ये सब भी गायब हो जाए, गूगल ड्राइव, आई क्लाउड ये सब भी गायब हो जाए, तो तब आपको पता है क्या कि फ्यूचर में क्या हो सकता है? क्या सीडी को पता था कि भाई मैं एक दिन पुरानी हो जाऊंगी, मेरे को कोई पूछेगा भी नहीं? नहीं ना। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो डायनामिक के बारे में और अनसर्टेनिटी के बारे में। देखो यहाँ ना क्लियरली उन्होंने चेंज नहीं बोला, उन्होंने ये नहीं बोला कि कुछ बदलाव आया है, कि टेक्नोलॉजी चेंज हुई या ऐसा कुछ हुआ, ऐसा पर्टिकुलरली लिखा नहीं है। बल्कि उन्होंने ना एक चीज बोली कि सीडी ऑब्सोलीट हो गई, यानी कि वो सीडी की भावनाओं के साथ खेल गए कि तू पुरानी हो गई है, तेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे वो बता रहे हैं कि यार किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, कोई भी कभी भी पुराना हो सकता है। तो यहाँ पर वो किस चीज के बारे में कह रहे हैं? अनप्रिडिक्टेबल चीजों के बारे में ना। और अनप्रिडिक्टेबल चीज किसको रिप्रेजेंट करता है? अनसर्टेनिटी को। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन अनसर्टेनिटी है। नेक्स्ट, योर टमी। हमसे पूछा जा रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है जी। सो क्वेश्चन है, योर टमी began its business by offering the classic combo of hamburgers and fries. But over time, the customers wanted the healthier food, so Your Tummy represented and began offering healthy alternatives such as salads, fruits, wraps, oatmeal. If Your Tummy had not responded, they may have lost the customers that wanted to eat healthier foods. The above case highlights one of the points related to the importance of business environment. क्या हुआ है क्वेश्चन के अंदर, एक बार समझ लेते हैं। उन्होंने कहा कि एक हमारी खाने पीने का बिजनेस है योटमी के नाम से। वो लोग पहले हैमबर्गर्स और फ्राइज ऑफर करते थे, बट उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं बहुत ज्यादा हेल्दियर फूड डिमांड कर रहे हैं, तो अब उन्हें क्या चाहिए? सैलेड, फ्रूट्स, रैप्स, ये सब चीजें उन्होंने देनी शुरू कर दी। अगर वो ऐसा नहीं करते तो भाई वो अपने कस्टमर को खो देते। तो ये कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट में उन्होंने पढ़ा? इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस, इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, और इट enables the firm to identify the opportunities and getting the first mover advantage. तो एक बार जरा देखते हैं। देखो यहाँ पर उन्होंने एक चेंज लेकर आया वो अपने मेन्यू के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक लाइन लिखी थी कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके कस्टमर उनके पास से चले जाते। तो यहाँ पर वो लड़ रहे हैं किससे? चेंजेस के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन दिख रहा होगा कि इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पहले देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। अगेन इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पे हमारा क्वेश्चन। As a result of major government initiatives, more and more people are going green. In order to keep in line with the trend, Clap Away, a carpet cleaning company, has advertised that they only use the natural cleaners that came from the renewable resources, and that all their service vehicles are hybrid vehicles that use both gas and electricity. Identify one of the point of importance of business environment. So options है हमारे पास। It helps in assisting in planning and policy formulation. It helps in coping with the rapid changes. It helps in improving the performance. It enables the firm to identify the opportunities and getting the first mover advantage. गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग गोइंग ग्रीन। गोइंग ग्रीन का मतलब क्या है कि इको फ्रेंडली कह सकते हो। तो इसके लिए कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट दी है कि अब हम ना नेचुरल क्लीनर्स यूज करेंगे जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है, और जितने भी उनके यहाँ पर जितने भी मतलब ऑटोमोबाइल्स यूज किए जाएंगे उनके अंदर गैस और इलेक्ट्रिसिटी इस चीज का इस्तेमाल किया जाएगा। करेक्ट ऑप्शन सी है। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। क्यों? देखो प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन तो यहाँ पर है नहीं, ठीक है, किसी भी तरीके का चेंजेस हुए नहीं है, गवर्नमेंट ने सिर्फ एक इनिशिएटिव लिया है। आप कंफ्यूज हो डी और सी के बीच में। डी इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। किस तरीके की अपॉर्चुनिटी आपने यहाँ पर देखी कि कोई कॉम्पिटिटर है या कुछ सामने दिख रहा है? एक इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट ने, तो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए उन्होंने ये काम किया है। तो इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। ठीक है, नेक्स्ट फिर से केस स्टडी है डायमेंशंस के बारे में।
According to WHO, 39% of the adults are overweight. Over the last 40 years, the prevalence of the obesity has tripled around the world, with over half of the consumers drinking at least one sugary drink on a given day. Towards the beverage sector are likely to become increasingly onerous. In the UK, for example, a sugar tax was introduced in 2018 on beverages containing more than 5% sugar. Identify the related dimension. क्या हुआ क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या कहा गया है कि WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 39% एडल्ट्स ओवरवेट है। पिछले 40 साल से हम ये देख रहे हैं कि जो ओबेसिटी है, जो मोटापा है, वो बढ़ता जा रहा है। और कारण क्या है कि लोग जो है ना, वो शुगरी ड्रिंक्स बहुत ज्यादा लेते, मतलब कैलोरीज बहुत ज्यादा इंटेक करते हैं इन टर्म्स ऑफ दीज ड्रिंक्स। तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि यूके के अंदर क्या है ना, कि एक शुगर टैक्स लगा रखा था उन्होंने 2018 में, कि अगर कोई भी ऐसा बिवरेज है जिसके अंदर 5% से ज्यादा शुगर होगा तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो ऐसा कुछ रेगुलेशन उन्होंने अपने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया। तो ये कौन से डायमेंशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है? लीगल आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बोल दूं एक बार? लीगल एंड सोशल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल, देन उसके बाद है डी ऑप्शन, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल। यस, लीगल क्योंकि टैक्स के बारे में बात हुई, लोगों की हेल्थ से रिलेटेड बात हो रही है ना, तो किसके बारे में बात हो रही है? सोशल। तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए। नेक्स्ट, अगेन केस स्टडी रिलेटेड टू, कुछ लिखा नहीं है, लेकिन अगर मैं ऑप्शंस को रीड करूं, इंक्रीजिंग कंपटीशन, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, तो ये किस तरफ हमें लेकर जा रहा है? इम्पैक्ट की तरफ। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। A business has to offer the wider choice in purchasing the enhanced quality of goods and services in order to maintain an edge over its competitors. The implementation of the new economic policy with liberalization, privatization, and globalization has posed the various challenges for the corporate sector. One of the important challenges is explained in the above line: increasing competition, more demanding customers, necessity for change, or market orientation. बिजनेस ऑफर कर रहा है ज्यादा से ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स ताकि क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज को मेंटेन किया जा सके, कंपिटिटर्स के साथ लड़ा जा सके, और ऐसा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से हुआ। ज्यादा से ज्यादा चॉइसेस, तो कौन से इम्पैक्ट को सेटिस्फाई कर रहे हैं आप? सिर्फ कंपिटिटर्स एज को देके आप ये नहीं कह सकते इंक्रीजिंग कंपटीशन। यहाँ पे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन के बारे में बात चल रही है, सो मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर नंबर 3 के हो गए एमसीक्यूज। अब चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन प्लानिंग चैप्टर से, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट जस्ट बिकॉज अ प्लान हैज वर्कड बिफोर इट विल वर्क अगेन। कि जस्ट बिकॉज एक प्लान पहले से सक्सेसफुल रहा वो आगे भी सक्सेसफुल रहेगा, ऐसे कौन से लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग के अंदर कहा गया है? प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरमेंट। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस का सीक्वेंस बताना है। इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज कैसे स्टार्ट होता है? पहला पॉइंट क्या होता है प्लानिंग प्रोसेस का? सेटिंग ऑब्जेक्टिव। तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव देखो ना किस किस पॉइंट में है। ओहो, ए को छोड़ के सब में ही है, बी सी डी सब में है। अब अगला पॉइंट क्या होता है? डेवलपिंग प्रेमिसेस। ये किस में दे रखा है हमें? सी में, पर डी में भी दे रखा है, तो अब बात सी और डी को लेकर चल रही है। तीसरा पॉइंट, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। ठीक है, उसके बाद इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। ये क्या हो गया भाई? देखो सी और डी सेम हो गया, ये दोनों में टाई हो गया है, तो इसको क्या करते हैं? ई ऑप्शन बनाते हैं अपना अलग से, कि सिलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव भी है, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान भी है, और उसके बाद फॉलो अप एक्शन भी है। ठीक है जी, तो अगर ऐसा आपके पास आ जाए क्वेश्चन तो क्या होगा? आपको उसका मार्क मिलेगा। ठीक है, चलो एरर भी पता चल गए हैं। नेक्स्ट, अ स्ट्रेटेजी इज डिराइव्ड फ्रॉम पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव, मेथड और रूल।
कहां से बनती है स्ट्रैटेजी? पहले एक गोल होगा तभी तो स्ट्रैटेजी बनाओगे. सो ऑब्जेक्टिव इज द करेक्ट आंसर. इट इज अ प्लान विच क्वांटिफाइज द फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स. फ्यूचर फैक्ट्स और फिगर्स को क्वांटिटी में बताता है कौन सा प्लान? प्रोसीजर, प्रोग्राम, रूल और बजट. यस, बजट. बजट एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है. देखो प्रोसीजर तो क्या होता है, स्टेप्स होते हैं. प्रोग्राम कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द प्लान्स होते हैं. रूल तो ये बताता है क्या सही है और क्या गलत. बजट एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है जो ये बताती है कि हमें क्या करना है इस पूरे साल में, क्या कर, यानी कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स बताती है आपको. एस्टिमेट्स बनाते हैं आप यहाँ पर. ठीक है, सो बजट यहाँ पे करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडिंग प्लान? स्टैंडिंग प्लान मतलब जो बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है. तो इसमें से कौन सा बार बार इस्तेमाल किया नहीं जा सकता? पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रोग्राम और रूल. देखो पॉलिसी एक बार बनाते हो, बार बार इस्तेमाल कर सकते हो. प्रोसीजर भी एक बार हो गया, बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है. रूल एक बार बना दिया, बार बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं. तो प्रोग्राम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंगल यूज प्लान? इसमें से सिंगल यूज प्लान कौन सा नहीं है बताना है. बजट, प्रोग्राम, मेथड और ऑल ऑफ द अबव. जी हाँ, मेथड, क्योंकि मेथड बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है. ठीक है, केस स्टडी आ गई है. अब आपके ऑप्शंस हम पहले देख लेते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो प्लान्स के बारे में पूछा जाएगा केस स्टडी में. स्ट्रैटेजी एंड ऑब्जेक्टिव, रूल एंड प्रोग्राम, प्रोग्राम एंड ऑब्जेक्टिव, मेथड एंड ऑब्जेक्टिव. तो हम देखेंगे कौन सा कॉम्बिनेशन है हमारे पास. सो माइक्रोमैक्स वाज इंडियाज लार्जेस्ट सेलर ऑफ मोबाइल हैंडसेट. It launched the low-cost Chinese manufacturing with some smart packaging and features like long-lasting batteries and dual SIM functionality to garner 20% market share in India's value-conscious mobile handset market. भाई क्वेश्चन में बोला गया है कि माइक्रोमैक्स एक टाइम पे बहुत बड़ी मोबाइल कंपनी रह चुकी है. क्यों? क्योंकि ये एक तो सस्ती मिलती थी, उसके साथ साथ इसकी पैकेजिंग अच्छी होती थी, लॉन्ग लास्टिंग बैटरीज थी इसकी, डुअल सिम फंक्शन हमें मिल रहा था जिसने 20% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया था. तो बताइए इसमें कौन सा आंसर आपको लग रहा है. तो यहां पर देखो स्ट्रैटेजी हमें दिख रही है, ऑब्जेक्टिव भी है कि मार्केट शेयर है, स्ट्रैटेजी है कि वो लो कॉस्ट लेके चल रहे हैं, फीचर्स अच्छे ऑफर कर रहे हैं. तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ए. नेक्स्ट, अगेन आपके पास प्लान का क्वेश्चन है. प्रोग्राम, मेथड, स्ट्रैटेजी, रूल, ये पहचानना है इनमें से कौन सा है. यहाँ पर packaging is said to have the unique capacity to make the product stand out in a crowded marketplace. Therefore, the convenience of the consumer is at the top of the mind of the marketers as they are focusing on developing the packaging that is easier to open, to protect against the breakage, maintain the freshness during the delivery, and keep a consistent look and feel across the multiple channels. पैकेजिंग को एक यूनिक कैपेसिटी माना गया है किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में खड़ा करने के लिए, यानी कि बहुत सारे लोगों के बीच में अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी है तो आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो सकता है. यहाँ पर कन्वीनियंस को कंज्यूमर की टॉप प्रायोरिटी माना गया है और फोकस किया गया है कि इस तरीके का पैकेज हम इस्तेमाल करें जो लोगों के लिए खोलना आसान हो, प्रोटेक्ट करता हो बाकी सारे ये जो ब्रेकेज वगैरह से है, फ्रेशनेस को मेंटेन करता हो. तो यहाँ पर उन्होंने क्या सोच के अपने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया, पैकेजिंग को क्या बोला गया यहाँ पे इस पैकेजिंग को? नहीं, मेथड तो नहीं है. सही, आपने पहले से ही बोला स्ट्रैटेजी है ये उनकी कि वो पैकेजिंग से खेल रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट प्लान ही आइडेंटिफाई करना है आपको. The government has been doubling down on its efforts to switch to 100% electric vehicles by 2020. मतलब उनका टारगेट है कि हमें 2030 तक 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक स्विच करना है. So many companies such as the Tata Motors, Kinetic Motors, Maruti Suzuki and the Hyundai Motors सब रेडी हैं कि वो ईवी मॉडल्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ जाएंगे 2020 के अंदर इन ऑर्डर टू सपोर्ट द प्लान, अपने इस प्लान को सपोर्ट करने के लिए. तो बताइए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, मेथड है, स्ट्रैटेजी है, प्रोग्राम है या ऑब्जेक्टिव है? करेक्ट ऑप्शन इसका स्ट्रैटेजी है. नेक्स्ट, दे रिप्रेजेंट द एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग. एंड पॉइंट
रूल्स, मेथड्स, ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी। एंड पॉइंट, ऑब्जेक्टिव्स। एंड पॉइंट मीन्स जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लानिंग? फीचर कौन सा नहीं है? नॉट वाले क्वेश्चन को ध्यान से करना है। फ्यूचरिस्टिक, परवेसिव, establishes the standard for controlling, focuses on achieving objectives। हाँ जी, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू प्लानिंग? इसमें से क्या प्लानिंग के लिए सही बात नहीं है? सही बात नहीं है, पहचानना है। प्लानिंग इज प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग जरूरी है कंट्रोलिंग के लिए? हाँ जरूरी है। प्लानिंग डज नॉट लीड टू रिजिडिटी। प्लानिंग enables a manager to look ahead and anticipate changes. Planning facilitates coordination among the departments and individuals in the organization। बताइए। यस, बी ऑप्शन, क्योंकि प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, ये इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ प्लानिंग? इसमें से कौन सा प्लानिंग का बेनिफिट नहीं है? प्लानिंग reduces overlapping and wasteful activities, planning is a mental exercise, planning provides direction, planning reduces the risk of uncertainty। डायरेक्ट क्वेश्चंस है हेडिंग्स के, तो आपको यहाँ पर पहचानना है कि कौन सा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जो बी ऑप्शन है, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, ये फीचर है, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व्स द सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। कौन सा फंक्शन है? शायद ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, प्लानिंग, ठीक है। तो ये हो गए हमारे प्लानिंग के क्वेश्चंस। अब हमें करने हैं ऑर्गेनाइजिंग के क्वेश्चन। तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है, नेम द प्रोसेस विच कोऑर्डिनेट्स द ह्यूमन एफर्ट्स, असेंबल द रिसोर्सेज एंड इंटीग्रेट्स बोथ इनटू अ यूनिफाइड होल टू बी यूटिलाइज्ड फॉर अचीविंग द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स। कौन सी प्रोसेस है जो ह्यूमन एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करती है, रिसोर्सेज को असेंबल करती है? सो कौन सी प्रोसेस है जो ये सारे काम करती है? मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग? Yes, the correct option is organizing. Next, it is defined as a framework within which managerial and operating tasks are performed. फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? ढांचा, मतलब कि वो कौन सा फ्रेमवर्क है, कौन सा ढांचा है जिसमें हम मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क को परफॉर्म करते हैं। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड नन ऑफ द अबव। Yes, organizational structure. It refers to the number of subordinates that can be effectively managed by a superior. वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट एक सुपीरियर अच्छे से मैनेज कर सकता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और नन ऑफ द अबव। यस, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हमारा वो कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट एक सुपीरियर अच्छे से हैंडल करता है। इसी की वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लेवल सेट होते हैं और ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को एक शेप देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। एज द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीजेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, द नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स अनअफेक्टेड और नन ऑफ द अबव। देखो बच्चे, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और लेवल्स के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो जैसे जैसे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बढ़ता है, जो लेवल्स होते हैं वो कम होते चले जाते हैं, ठीक है। यानी कि जब बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स को एक सुपीरियर अच्छे से हैंडल कर पा रहा होगा तो हमें लेवल्स कम बनाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच फैसिलिटेट्स द ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। कहा ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन होता है? ऑक्यूपेशनल, यस। फंक्शनल स्ट्रक्चर, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, नेटवर्क और डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर हमने उसके मेरिट में ही पढ़ा है कि ये ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन देता है, क्योंकि यहां पर फोकस होता है किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर। नेक्स्ट इज, under this type of organization structure, manpower is grouped on the basis of different products manufactured। यानी कि यहाँ पर मैन पावर को ग्रुप किया जाता है कि कितने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्स हो रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स के बेसिस पे यहाँ पर हम ये काम करते हैं। सो डिविजनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, नेटवर्क स्ट्रक्चर और मैट्रिक्स स्ट्रक्चर।
जहां प्रोडक्ट्स अलग अलग आते हैं वहां पर बात आती है हमारे डिविजनल स्ट्रक्चर की, तो करेक्ट ऑप्शन है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, कौन सा इसमें फंक्शनल स्ट्रक्चर का फीचर नहीं है? नहीं है, नॉट पे ध्यान देना है। सो इट प्रमोट्स फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, भाई ये तो इसका मैरिट ही है कि ये फंक्शनल स्पेशलाइजेशन देते हैं, तो ये तो हमारे फंक्शनल स्ट्रक्चर से जुड़ा ही है। मैनेजरल डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट, यहां पे मैनेजरल डेवलपमेंट डिफिकल्ट होता है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम। इट इज इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस, क्या यहाँ पे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी आसानी से रख सकते हैं एक दूसरे के ऊपर? क्या यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इजिली फिक्स की जा सकती है? मैंने प्रोडक्शन वाले को कहा जी आपकी वजह से टारगेट अचीव नहीं हुआ, उसने तुरंत कह दिया सेल्स वाले की गलती है, सेल्स वाले ने तुरंत कह दिया मार्केटिंग वाले की गलती है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं ना कि फंक्शनल में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना इजी नहीं होता, डिविजनल में इजी होता है। तो मुझे सी ऑप्शन में ये आंसर मिल गया है, तो डी हम क्या ही देखें। वैसे लिखा है कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है, तो यस, एज कंपेयर टू द डिविजनल फंक्शनल इकोनॉमिकल होता है। केस स्टडी है अगली हमारी, पहले देख लेते हैं किसके ऊपर बेस्ड है। मुझे यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज और एस्टैब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप दिख रहा है। तो ये प्रोसेस के पॉइंट्स है, तो देख लेते हैं जरा क्या है। Rishabh has joined as a creative head in an entertainment company. It ensures that work has been divided into small and manageable activities, and also activities of similar nature are grouped together. Identify the related step in organizing process being mentioned in the above lines. तो देखो यहाँ पर कौन से स्टेप के बारे में बात हो रही है। उन्होंने बोला कि काम को बांटना होता है स्मॉल और मैनेजेबल एक्टिविटीज में, फिर उसके बाद हम सिमिलर नेचर वाले को ग्रुप करते हैं। तो यहाँ पर किस स्टेप को फोकस किया गया है, किस स्टेप को हाईलाइट किया गया है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड एस्टैब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चा कंफ्यूज होगा ए और बी में, सी और डी तो कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहे हैं, तो उसे तो हम एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि जब ऊपर डिवीजन ऑफ वर्क की बात हुई तो बच्चा ना बहुत ज्यादा जब एग्जाम टाइम पे बैठा होता है तो जल्दबाजी में गलती कर बैठता है। डिवीजन ऑफ वर्क देखते ही तुरंत उसने लगा दिया कि फर्स्ट आंसर होगा, बट बच्चे देखो यहाँ पर सिमिलर नेचर ऑफ ग्रुप टुगेदर की बात हो रही है, और ऐसा आप कहाँ करते हो? आप ऐसा करते हो डिपार्टमेंटलाइजेशन में। हालांकि हाँ, आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर एक लाइन ऐसी लिखी हुई है जो आइडेंटिफिकेशन को भी फोकस करती है, द वर्क हैज बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल एक्टिविटीज, पर आंसर है डिपार्टमेंटलाइजेशन। हालांकि यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने एक लाइन लिखी हुई है, द वर्क हैज बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल एक्टिविटीज, तो ऐसा कहीं ना कहीं हम आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क में करते हैं कि हम पहले टास्क आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं क्या क्या करना है, फिर उनको स्मॉल और मैनेजेबल एक्टिविटीज में कन्वर्ट किया जाता है। तो वैसे यहाँ पर ऑप्शन एक और होता अगर बोथ ए एंड बी, तो हम लोग बोथ ए एंड बी टिक करते, बट जो लेटेस्ट हमें जो सेकंड पॉइंट दिखा यहाँ पे कि सिमिलर नेचर आर ग्रुप टुगेदर, तो फिर हम उसी की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डिपार्टमेंटलाइजेशन रहेगा। अगेन हमारे पास एक केस स्टडी आई है, स्ट्रक्चर्स के ऊपर है, फंक्शनल, डिविजनल, इनफॉर्मल। तो देखते हैं पहले। इंडिगो लिमिटेड हैज अ स्टाफ ऑफ 300 पीपल, इंडिगो लिमिटेड का 300 लोगों का स्टाफ है जिसको डिफरेंट डिपार्टमेंट से बांटा गया, एंड द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिपिक्ट्स 100 people work in production department, 150 in finance department, 20 in technology department and 30 in human resource department. Identify the type of organization structure. आई गेस कि आप लोगों ने जब ये देखा कि उसने फंक्शंस के बेसिस पे डिपार्टमेंट बांटे, तो आपको समझ आ चुका होगा कि आंसर क्या है। प्रोडक्ट्स नहीं थे, फंक्शंस हैं, तो यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैरिट ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, कौन सा इसमें डिविजनल स्ट्रक्चर का मैरिट नहीं है? इट प्रमोट्स प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, भाई डिविजनल स्ट्रक्चर का काम ही यही है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट पर फोकस किया जाता है। एक डिविजनल हेड होता है, उसको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी होती है, तो ये तो इसका मैरिट है। इट एंश्योर्स डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन, मैंने अभी फर्स्ट पॉइंट में ये बात बोल दी कि यहाँ पर प्रोडक्ट पे फोकस होता है, तो इसका मतलब फंक्शंस पे फोकस नहीं होता। फंक्शंस पे फोकस के लिए कौन सा स्ट्रक्चर है? फंक्शनल। तो कहीं ना कहीं आंसर हमें मिल चुका है कि बी है, बट फिर भी एक बार बाकी दो पॉइंट्स पे देख लीजिए। इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड फास्टर डिसीजन मेकिंग, इट फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ एज न्यू डिवीजन।
करेक्ट सीक्वेंस, इनको देखने से पहले हमें सीक्वेंस खुद पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का। क्या होता है? डिवीजन ऑफ वर्क, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टैब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ऐसा हमें कहां दिख रहा है? यस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन केस स्टडी है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है जी। लक्ष्य हैज बीन गिवन द टास्क ऑफ अरेंजिंग फॉर 5-day कॉन्फ्रेंस फॉर फॉरेन delegates. In order to ensure the smooth functioning of the event, he has made 2 people as coordinators to take care of the activities related to the registration and refreshment. Identify the function. अब function कौन कौन से हैं? Planning, staffing, organizing, directing. देखो एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लो कि लक्ष्य को एक टास्क दिया गया, 5 दिन की कॉन्फ्रेंस अरेंज करनी है उसको। अपने इस फंक्शन को अच्छे से चलाने के लिए उसने 2 लोगों को कोऑर्डिनेटर बनाया है और ये देखा कि वो रजिस्ट्रेशन और रिफ्रेशमेंट का काम करेंगे। बताइए। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी जा रही है, अथॉरिटी बांटी जा रही है। कोऑर्डिनेटर बनाना इज अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन और उनके साथ में उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि भाई आप रजिस्ट्रेशन और रिफ्रेशमेंट का काम करोगे। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से फंक्शन के अंदर बांटी जाती है? ऑर्गेनाइजिंग में। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? कौन सा फीचर नहीं है? इट स्पेसिफाई द रिलेशनशिप अमंग द वेरियस जॉब पोजिशंस, the standard of behavior of employees are evolved from group norms, it is deliberately designed by the top management, it is less emphasis on the interpersonal relationship among the employees. फॉर्मल का फीचर नहीं है भाई। जॉब पोजीशन डिफाइन करना फॉर्मल का काम है, डेलिबरेटली क्रिएट भी होता है टॉप लेवल से। यहाँ काम पर फोकस है, रिश्तों पर नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी, द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर आर इवॉल्व थ्रू ग्रुप नॉर्म्स, क्योंकि ये किस में होता है? इनफॉर्मल में। तो चलिए अब ये बताइए कि इनमें से कौन सा फॉर्मल का मैरिट नहीं है। अब आप देख रहे होगे कि नॉट वाले क्वेश्चन ज्यादा है। रीजन बीइंग कि नॉट वाला क्वेश्चन ही बच्चा ज्यादातर गलत करता है, क्योंकि हम ना जाने अनजाने में उसको कौन सा ऑप्शन है पे ज्यादा हमारा फोकस रहता है। ठीक है। सो कौन सा मैरिट नहीं है फॉर्मल का? इट इज इजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मिस्टेक। यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सकती है मिस्टेक्स के लिए। स्केलर चेन ऑफ कमांड इज फॉलोड, इट लीड्स टू इफेक्टिव अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, इट लीड्स टू फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रैपिड फीडबैक। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना फॉर्मल में तो आसान है ना? तो ये तो इसका मैरिट है। स्केलर चेन फॉलो किया जाता है, बिल्कुल टास्क अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। देखो यहां पर ना फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि इनफॉर्मल में तो आप फटाफट इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर लेते हो, क्योंकि यहां पर स्केलर चेन है, तो यहां पर ये काम नहीं हो सकता। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन? इसमें से डेलीगेशन का एलिमेंट कौन कौन सा नहीं है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी और डिसेंट्रलाइजेशन। कौन से होते हैं? अच्छा ये बता दो। अथॉरिटी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है, अकाउंटेबिलिटी भी होता है, तो कौन सा नहीं होगा? डिसेंट्रलाइजेशन। इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन्ड ड्यूटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी और ऑल ऑफ द अबव। इट इज द ऑब्लिगेशन। इसमें से क्या ऑब्लिगेशन है सबऑर्डिनेट के लिए कि उन्हें अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी करनी है? बिल्कुल, ऑब्लिगेशन मीन रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम अथॉरिटी, फॉर्मल पोजीशन, अकाउंटेबिलिटी और ऑल ऑफ द अबव। कहां से जिम्मेदारियां आती है? पावर से। अगर आपके पास अथॉरिटी होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर होगी। सो करेक्ट आंसर इज अथॉरिटी। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम अथॉरिटी, फॉर्मल पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। यस, अथॉरिटी से डिराइव होती है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिराइव होती है हमारी अकाउंटेबिलिटी। सो करेक्ट ऑप्शन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कोप ऑफ अथॉरिटी डैश एज वी गो हायर अप इन द मैनेजमेंट हायरार्की।
इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन सेम एंड नन ऑफ द अबव। अगर हम मैनेजमेंट हायरार्की में ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारी अथॉरिटी बढ़ती है, कम होती है, सेम होती है या नन ऑफ द अबव। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप मैनेजमेंट हायरार्की में ऊपर की तरफ जाओगे तो लगातार अथॉरिटी बढ़ती ही जाएगी। लोअर लेवल पे सबसे कम अथॉरिटी, उससे ज्यादा मिडल पे और सबसे ज्यादा हायर पे। सो द स्कोप ऑफ अथॉरिटी इंक्रीजेस एज वी गो हायर अप इन मैनेजमेंट हायरार्की। हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीमेरिट ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा इसमें से डिमेरिट नहीं है? इट लीड्स टू स्प्रेडिंग ऑफ रूमर्स, इट गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू स्ट्रक्चर एंड वर्क, it may restrict the implementation of changes within the organization, it puts the psychological pressure on the members to conform to the group expectations even if they are against the interest of the organization। स्प्रेडिंग ऑफ र्यूमर तो हमारे इनफॉर्मल में होता ही है, डिमेरिट है ये उसका। यहां पे स्ट्रक्चर और काम पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो ये तो मुझे लग रहा है कि डिमेरिट नहीं है। यहां पर लिखा है कि यहां पर चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में जब इंप्लीमेंट किए जा रहे होते हैं तो ये लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं, रोकते हैं। और लास्ट लिखा है कि ये साइकोलॉजिकल प्रेशर रखता है लोगों पे कि भाई यहाँ पर ग्रुप एक्सपेक्टेशंस को उन्हें क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो जी यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। तो इसी के साथ हमारे टोटल 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5 को मिलाकर। सो बच्चे लोग, आई होप कि आपने वीडियो को एंड तक देखा होगा, बहुत पेशेंटली आपने वीडियो को देखा होगा। सो बच्चों, यहाँ पे जो एमसीक्यूज हमने कवर अप करे हैं वो पर्टिकुलर चैप्टर के एक एक एस्पेक्ट को लेकर करे हैं। सो आपने इसी तरीके से और भी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। पहले आप इनको प्रैक्टिस करिए, उसके बाद इन्हीं के जैसे ही कुछ और एमसीक्यूज की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आपको एक पैटर्न पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपको किस तरीके से एक टॉपिक के अंदर से एमसीक्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और बेहतरीन एमसीक्यूज के साथ। तो तब तक तैयारी जारी रखिए, रुकना बिल्कुल भी नहीं है, ये तैयारी है जीत की। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।